हेलो क्लास 7th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 7 का वर्षा बहार का एक्सरसाइज। करेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन, मतलब जो भी ये कविता थी, हमने इस कविता का क्या देखा था बच्चे? एक्सप्लेनेशन देखा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया है कि कविता में क्या है, किसके बारे में है। एक रिकैप देख लेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चे, मैं इस चैनल पे हिंदी बुक से लास्ट 6 चैप्टर्स को अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको उनमें कोई डाउट रहता है, उनकी एक्सरसाइज में, उनके एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज बच्चे आप इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। और सिर्फ यहाँ पर हिंदी ही नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं। तो फिर कहीं और क्यों जाना जब सारा कुछ एक ही चैनल पे मिले तो, है ना? ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 7 वर्षा बहार की एक्सरसाइज देख लें। बट बिफोर दिस एक बार इसका क्विक रिकैप देख लें। इसमें देख लें कि है क्या बहुत जल्दी से, है ना? जिससे कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें सारा कुछ फ्रेशली याद भी रहेगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो देखिए, चैप्टर नंबर 7 था वर्षा बहार, मतलब है भी क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा वर्षा बहार। यहाँ पे एक कविता है जिसको किसने लिखा है बच्चे? इसको लिखा है मुकुटधर पांडे जी ने। क्या लिखा है एक बार में फटाफट से देख लेंगे। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। देखिए जी, इस वाली मतलब कविता की ये जो लाइंस है, इसमें क्या है कि भाई बारिश की बहार आ चुकी है, बारिश का मौसम आ चुका है। बारिश की बहार कब आती है? जब बारिश का मौसम आता है ना? तो यहाँ पे बताया गया है इन लाइंस में कि बारिश की बहार आई है तो सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, है ना? ये जो बारिश की बहार आई है ये सबके मन को लुभा रही है। एकदम से आसमान में काली घटा छा गई और एकदम बड़ा अलग ही दृश्य, अलग ही नजारा हो गया बादलों में, तो है ना? ऊपर से बिजली भी कड़क रही है बहुत तेज, बादल भी बहुत तेज तेज गरज रहे हैं। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है सारा कुछ, ये मौसम, ये वातावरण बड़ा अच्छा लग रहा है। पानी बरस रहा है हर जगह, और क्योंकि बारिश की बहार आ चुकी है, बारिश चल रही है बराबर से, तो फिर झरने भी बहने लग गए हैं अब, है ना? जब पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर झरने वगैरह सब बहते हैं ना। ठीक है, तो पानी भी बरस रहा है और झरने भी बह रहे हैं। हवाएं कैसे चल रही हैं बच्चे? एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और क्योंकि हवा चल रही है तो बच्चे सारी डालियां भी हिल रही हैं। पेड़ पौधों की, बाग बगीचे में जो डालियां हैं वो सब हिल रही हैं, है ना? और जो मालिनी हैं बागों में, जो बागों की देखभाल करती हैं, उन स्त्रियों को मालिनी कहते हैं। जो मालिनी हैं बच्चे, वो क्या कर रही हैं? सुंदर सुंदर गीत गा रही है। मौसम ही इतना अच्छा है कि सब लोग सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। बागों में मालिनी सुंदर गीत गा रही हैं। तालाबों में सिर्फ मालिनी गीत नहीं गा रही, तालाबों में जो जलचर है, मतलब तालाब के अंदर रहने वाले जो पशु हैं, क्या बोलते हैं उनको, जीव है, वो भी बड़े पसंद प्रसन्न हो रहे हैं, है ना? और जो पपीहे हैं, एक ऐसा पक्षी होता है जो आपको ज्यादातर बरसात के मौसम में दिखाई देगा गीत गाते हुए, मतलब ऐसे आवाज करते हुए, है ना? वो भी इधर उधर फिर रहा है। और जो गर्मी है, जो गर्मी का तापमान है, वो भी अब कम होने लगा है। ठीक है, इन लाइंस में ये था। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर,
बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मन हर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। ठीक है, इन लाइंस में देख लें बच्चे, इन लाइंस में क्या है देखो, इन लाइंस में है कि सिर्फ वो मेंढक, पपीहे, मालिन है यही सब इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बच्चे बालक यही इंजॉय नहीं कर रहे हैं। जंगलों में जो मोर है वो भी बहुत इंजॉय कर रहा है इस बारिश को। वो बारिश के जो मौसम से खुश होकर बच्चे क्या कर रहा है, नाच रहा है ना। वनों में बच्चे मोर नाच रहे हैं, और जो मेंढक है, मेंढक को भी बरसात अच्छी लग रही है, तो जो मेंढक है बच्चे वो भी बड़े सुगीत गा रहे हैं। सुगीत कैसे, मेंढक थोड़ी ना गीत गा रहा, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में टर टर करके आवाज कर रहा है, मतलब सब इस बारिश का मजा ले रहे हैं। और जो बाग हैं, बागों में जो गुलाब होते हैं ना, इस बारिश की बहार से खिल रहे हैं। और क्योंकि जो ठंडी हवा चल रही है, उस ठंडी हवा की वजह से उसकी खुशबू फैल रही है हर जगह। मतलब गुलाब अपनी सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ मतलब खुशबू। तो गुलाब जो है बच्चे वो अपनी खुशबू उड़ा रहा है ना। और बाग बगीचे को वो जो वातावरण है ना, बड़ा आमोदित हो गया है, बड़ा मतलब सुखद हो गया, बड़ा अच्छा हो गया हर जगह। ठीक है, हंस जो है, हंस भी बच्चे लाइन बनाते हुए कहीं पे जा रहे हैं, मतलब हंस भी इस वर्षा बहार से आनंदित हो रहे हैं। वो आनंदित हो रहे हैं तो भैया वो भी कहीं पे लाइन बनाते हुए जा रहे हैं, है ना। ठीक है, जो किसान है वो भी इस बारिश की बहार से बहुत खुश हैं। वो क्यों खुश हैं भाई, उनकी फसल के लिए अच्छा है ये बारिश, है ना। तो जो किसान है वो भी इतने खुश हैं कि वो भी गीत गा रहे हैं, बड़े मनहर, मन को लुभाने वाले गीत गा रहे हैं किसान भी। ठीक है, इस तरीके से जो बारिश की बहार है धरती पे बहुत अद्भुत है। सब जगह एकदम बड़ा आनंदित वातावरण, आनंदित सा माहौल हो जाता है, हर कोई बारिश को देख के झूम उठता है। ठीक है, इसीलिए पूरे संसार की शोभा इस वर्षा के बहार पर निर्भर होती है। मतलब पूरे पूरे जो क्या बोलते हैं संसार में, जो बारिश का मौसम आता है ना, इसी महीने में पूरा संसार की जो शोभा होती है ना, बड़ी हरियाली सी, बड़ा अच्छा वातावरण हो जाता है। ठीक है, अच्छी से समझ आ गया जी। विद इन अ मिनट्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, कविता को लेकिन अगर इन डिटेल देखना है एक एक टफ वर्ड्स के साथ, तो भाई लास्ट वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, वो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। क्लियर, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, जल्दी जल्दी में देख लिया कि इस कविता में क्या था। तो अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से समझ आ जानी है। ठीक है, चलिए तो पार्ट से में है सबसे पहले। आइए हम सब इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहले बच्चे क्या करना है, कविता पे विस्तार से क्या करनी है, चर्चा करनी है। जो भी गतिविधियां होंगी आपकी सहायता करेंगे, जैसे हर बार हर एक्सरसाइज में करते हैं वही है बच्चे। ठीक है, सबसे पहले वी हैव मेरी समझ से। देखेंगे जी मेरी समझ से में क्या है। देखो इस कविता में वर्षा ऋतु, नहीं नहीं मेरी समझ से में पहले क क्वेश्चन तो पढ़ लें। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। देखो आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो ऑप्शन ठीक लग रहा है उस पे स्टार बना सकते हैं। और जरूरी नहीं ऑप्शन केवल एक ही ठीक हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपको ठीक लगे, उन पर भी आप तारा बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चे ये। ठीक है, फर्स्ट वाला देख लेंगे। इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है। मतलब बारिश की ऋतु में, बारिश की मौसम में कौन सा भाव, भाव मतलब आपका क्या इमोशन है, मतलब खुश हो, दुखी हो, निराश हो, प्रसन्न हो, डरे हो, चिंतित हो, गुस्से में हो, या विरोध वाले इमोशन में हो, है ना। आपका जो इमोशन होता है ना, कौन सा इमोशन आपको उधर उभर कर आ रहा है, मतलब आपको क्या फीलिंग आ रही है इस बारिश के मौसम में। अच्छी वाली आ रही है, प्रसन्नता वाली, आनंदित वाली है, कैसी आ रही है। ऑप्शन से चेक करेंगे। दुख और निराशा,
बारिश के मौसम में भाई दुख और निराश हो जाते हो क्या? बताइए। नहीं। सेकंड है आनंद और प्रसन्नता। हाँ जी, बारिश की ऋतु आती है, आनंद और प्रसन्नित हो जाते हैं। लेकिन और भी चेक कर लें, मे बी अगर और भी हुए तो। भय और चिंता, भय मतलब डरना और चिंता, बारिश आते ही डर और चिंता आ जाती है क्या? नहीं। होता है क्रोध और विरोध, मतलब बारिश का मौसम आते ही गुस्सा और विरोध वाला इमोशन आ जाता है क्या आपके अंदर? ऐसा कोई भाव आ जाता है क्या? नहीं। ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है, आनंद और प्रसन्नता। मतलब इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? आनंद और प्रसन्नता का। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जी नेक्स्ट देखेंगे। नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? देखो, मतलब ये जो पंक्ति क्या है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, मतलब कि बच्चे क्या हो रहा है, एकदम काले काले बादल घिर घिर कर आ रहे हैं ना, मतलब हर जगह घनघोर छटा छाई हुई है ना? काले काले बादल घिर आते हैं ना, वैसा। ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे। बाद मतलब यहाँ जो दृश्य है वो कैसा हो गया है? बादलों के घिरने का दृश्य, अब बादल घिर आए ऐसा। हाँ जी, ये तो है ही। और ऑप्शन चेक कर लेंगे। बिजली के गिरने का दृश्य, नहीं, यहाँ बादलों की बात हो रही है बच्चे। नभ मतलब आसमान या बादल है ना, बिजली का तो यहाँ कोई मतलब कोई वो नहीं, मेंशन नहीं हो रखा, तो बिजली के गिरने का दृश्य नहीं। ठंडी हवा के बहने का दृश्य नहीं। मतलब ये दृश्य है, वर्षा की बहार में आते हैं लेकिन इस लाइन में नहीं आते, है ना। आमोद छा जाने का दृश्य मतलब कैसे बताऊं, प्रसन्नता छा जाने का दृश्य नहीं। इस एग्जैक्ट लाइन का मतलब है कि बादल जो है ना, बड़े घनघोर घटा छा गई है, बादल घेर आए हैं, है ना। तो इसका हो सकता है फर्स्ट वाला, बादलों के घिरने का दृश्य। ठीक है, तो नभ में घट अछटा अनूठी घनघोर छा रही है का मतलब हो सकता है जी, इन पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए कहा गया है? तो बादलों के घिरने का दृश्य व्यक्त कर रहा है ये। ठीक है, थर्ड देख लेंगे। कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है, क्योंकि बारिश को या अनोखी बहार कहा गया है, क्यों भैया? कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है, मतलब बड़ी विशेष है ये ऋतु, इसीलिए। या फिर बच्चे, या फिर क्या हो सकता है, वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय बोले तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, है ना। मतलब सारे जीव जंतु बड़े एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बारिश आ गया हो, वाओ मजे आ गए, लाइक ऐसा। ये तो हो सकता है, सारे जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए ये बहार अनोखी है। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। बिल्कुल जी, वर्षा सबके लिए सुख और संतोष मतलब संतोष लेके आती है, ये भी हो सकता है। थर्ड है, वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। हाँ, अद्भुत है, अनोखी है, और प्राकृतिक मतलब नेचुरल घटना है जो घटित होती है एक मौसम में, है ना। तो इसके देखो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। वर्षा को कभी विशेष ऋतु मानता है, ऐसा तो कुछ नहीं, विशेष तो खैर सारे ऋतुएं हैं, लेकिन ये अनोखी इसलिए कि इसमें सारे जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष भी लेके आती है, और वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है, क्योंकि वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है, और वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बच्चे नेक्स्ट देखेंगे। बच्चे फोर्थ है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है भाई? भाई ये जो बारिश की बहार आती है ना, इस ऋतु के ऊपर पूरे जगत की शोभा निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसमें? पहला ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन वी है बच्चे, प्रकृति के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा तो नहीं है, है ना, मतलब बारिश की बहार के ऊपर बात हो रही है तो इसमें ये तो नहीं है।
वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। हाँ, ये हो सकता है। वर्षा की वजह से पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है ना? हरियाली छा जाएगी तो जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो सकता है और चेक कर लेंगे। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। नहीं, बारिश की बात होती तो कह सकते थे, तो ये नहीं है। फोर्थ वी हैव, हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, देखो बारिश की वजह से पूरे जगत की भलाई भलाई हो रही, किसान अलग खुश है ना, इंसान अलग खुश, जीव जंतु अलग खुश, तो सबका भला कर रही है बारिश, तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इसका ये भी मतलब है ना। तो सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि बच्चे, सेकंड है, एक तो वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। एंड सेकंड वी हैव, फोर्थ ऑप्शन है, हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। करेक्ट, समझ आ गया? समझ आ गया तो बच्चे सेकंड वाला मतलब ख वाला देखेंगे बच्चे। नौ ख वाला वी हैव, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हो। ठीक है, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। अब बच्चे, हो सकता है जैसे हमने अपने ऑप्शन चॉइस करे हैं, वैसे आपके फ्रेंड्स ने भी कुछ ऑप्शंस चॉइस करे हो सकता है उन्होंने आपसे अलग चॉइस करे हो, है ना, चूज करे हो। तो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना है कि तूने ये वाला आंसर चूज किया तो फिर क्यों चूज किया, मतलब रीजन क्या है। तूने अगर हमसे अलग चूज किया है, तेरे पास कुछ और रीजन होगा ना कि तूने इस वजह से ये आंसर चूज किया है। आंसर बताना मतलब डिस्कशन करना अपने फ्रेंड के साथ, तो इसको आप खुद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो फिर हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बच्चे पंक्तियों पर चर्चा। अब हमें बच्चे क्या करना है, अपनी पंक्तियों पर करनी है बच्चे जी चर्चा। करेंगे तो फिर सबसे पहली पंक्ति है, क वाला है, नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आपके विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए बच्चे, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एक्चुअली दो पंक्ति दी गई हैं। आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, विचार करना है और आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है उसको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके लिखना है। ठीक है, चलो क्या करना है, का वाला है, फिर ते लखों पर पी है ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। देखो अलग अलग दो पंक्तियां ऐसे लिख दी हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे, फिरते लखों पपी है, मतलब जो बारिश का मौसम आ गया है, बारिश के मौसम में क्या हो रहा है कि जो पपीहे हैं वर्षा बहार से आनंदित होके इधर उधर फिर रहे हैं, उड़ उड़ रहे हैं। और ग्रीष्म ताप खोते, मतलब गर्मी से इन पपीहों को भी राहत मिल गई है, गर्मी का मौसम कम होते दिख रहा है ना। सेकंड लाइन है, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। तो मतलब ये जो मोर है वर्षा बहार के आने से बड़े आनंदित होकर ये भी नाच रहे हैं, है ना। कह सकते हो कि वर्षा का स्वागत कर रहे हैं कि आओ जी आओ हमारी भूमि पर, आओ हमारी पृथ्वी पर, है ना। तो ये मोर भी नाच रहे हैं वनों में, और जो पपीहे हैं इधर उधर गर्मी कम होने की वजह से ये भी बड़े, गर्मी से राहत मिलने की वजह से ये भी इधर उधर उड़कर आनंद मना रहे हैं। ठीक है, आंसर एक्चुअली लिख कैसे सकते हैं, उत्तर में लिखेंगे बच्चे, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर पपीहों को गर्मी से राहत मिलती है तथा इधर उधर उड़कर आनंद मनाने लगते हैं। वनों में सभी मोर आनंदित होकर नाचने लगते हैं, अर्थात वर्षा का स्वागत करने लगते हैं। करेक्ट, एक बार रिवाइज देखें, मतलब दोबारा देखें। वर्षा ऋतु के आने पर पपीहों को गर्मी से राहत मिलती है तथा इधर उधर उड़कर आनंद मनाने लगते हैं, और वनों में सभी मोर आनंदित होकर नाचने लगते हैं, अर्थात वर्षा का स्वागत करने लगते हैं। करेक्ट है जी? ठीक है, करेक्ट है, तो फिर किस बात की देरी, ख वाला देखेंगे।
चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि जो हंस हैं, देखो बड़ी एक सुंदर सी लाइन में चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, है ना। और जो किसान है वो इस बारिश के आने से इतना आनंदित है, इतना प्रसन्नता से अपने खेतों में काम कर रहे हैं भाई कि वो सुंदर सा मन को लुभाने वाले गीत भी गा रहे हैं, मन को हरने वाले गीत भी गा रहे हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर हंस पंक्तियों में चलने लगते हैं। हंसों की पंक्तियां प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर लगता है। किसान खेतों में प्रसन्नता से काम करने लगते हैं और मन को हरने वाले गीत गाने लगते हैं। आया समझ कि वर्षा ऋतु के आने पर हंस पंक्तियों में चलने लगते हैं। हंस की पंक्तियां प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं कि देखो भाई कितना सुंदर नजारा है, लाइक ऐसा है ना। और यह दृश्य बहुत सुंदर लगता है। किसान खेतों में प्रसन्नता से काम करने लगते हैं। प्रसन्न क्यों है? बारिश आ रही है इसीलिए, है ना। मन को हरने वाले गीत गाते रहते हैं। करेक्ट है जी? आ गया जी समझ में? आ गया तो फिर किस बात की देरी? सेकंड वाला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच इज मिलकर करें मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, जहां पे हमें कुछ स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया है। चलो पहले क्वेश्चन रीड कर लें फिर समझाते हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं, उनके भावार्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों को स्तंभ 2 की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। देखिए जी, स्तंभ 1 में जो बुक में पंक्ति है वो दी है, मतलब लाइन्स है वो दी है। स्तंभ 2 में बच्चे उन लाइन्स के मतलब दिए हैं, तो बस उन लाइन्स को उनके मतलब से मैच करना है। करेक्ट करें तो देखो, फर्स्ट वी हैव इन स्तंभ 1, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? स्तंभ 2 से चेक करते हैं, मतलब पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं ना। स्तंभ 2 में दिखेंगे कहाँ है? वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। हाँ जी, यही हो सकता है कि वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का हो सकता है 2 वाला। चलो देखेंगे नेक्स्ट। चलती है हवा, नहीं चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसकी वजह से डालियां भी हिल रही हैं। देखें भाई ऑप्शन, वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न है, नहीं। सेकंड तो बुक हो गया, मतलब सेकंड तो फिल हो गया, थर्ड देखेंगे। वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पा रहे हैं, जी नहीं। फोर्थ, हंसों की कतार प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती है, ऐसा भी नहीं है। फिफ्थ, वर्षा के खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुंदर और ताजगी फैला रहे हैं, नहीं। सिक्स्थ वी हैव, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं, हाँ जी। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, सारी डालियां हिल रही हैं ठंडी हवा की वजह से, है ना। तो सेकंड वाले का हो सकता है सिक्स्थ वाला बच्चे। करेक्ट। चलो थर्ड देखेंगे। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, मतलब जो तालाब है उसमें जो जीव जलचर हैं वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। इसका हो सकता है फर्स्ट वाला चेक करेंगे, वर्षा ऋतु में तालाब के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं, हाँ जी। तो थर्ड वाले का फर्स्ट वाला हो जाएगा कि वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। करेक्ट। फोर्थ देखेंगे, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते, मतलब जो पपीहे हैं बारिश की ऋतु में वो गर्मी की राहत से इधर उधर फिर रहे हैं। तो ऑप्शन चेक करेंगे, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखेंगे।
वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। हाँ जी, तो फोर्थ वाले का हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट। फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप होते, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। ठीक है। फिफ्थ वाला है खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इसका मतलब भाई ऑप्शन फिफ्थ और सिक्स्थ ही बचे, तो फिफ्थ वाला देखेंगे। वर्षा में खिले हुए नहीं, फिफ्थ और सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ वाला और फोर्थ वाला ही बचा है। वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब की प्रकृति में सुंदर और ताजगी फैला रहे हैं। हाँ जी, फिफ्थ का फिफ्थ ही है, सामने ही है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, तो वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। करेक्ट। सिक्स्थ वी हैव चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। मतलब इसका तो एक ही बचा है फिर फोर्थ वाला, कि हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। क्या है जी? चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। इसका मतलब है कि जो हंसों की कतारें हैं वो प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। सिक्स का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सारे समझ आ गए? समझ आ गए तो एक बार रिवाइज कर लें। देखो, फर्स्ट वाला है पानी बरस रहा है झरने भी ये बहे हैं। इसका सेकंड है आंसर वर्षा हो रही और झरने बह रहे हैं। सेकंड है चलती हवा है ठंडी हिलती है डालियां सब। इसका आंसर है बच्चे सिक्स्थ वाला कि ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। थर्ड वाला है तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। इसका ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट वाला कि वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न है। नेक्स्ट है फोर्थ फिरते लखों पपीते है पपीते फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप होते। मतलब फोर्थ वाले का हो सकता है जी, फोर्थ वाले का हो सकता है थर्ड वाला कि वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। फिफ्थ वी हैव खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। मतलब इसका हो सकता है फिफ्थ ही वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुंदर सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। ठीक है। सिक्स्थ है चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। इसका हो सकता है जी, इसका कौन सा हो सकता है? फोर्थ वाला हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। करेक्ट। समझ आ गया जी? समझ आ गया तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सोच विचार के लिए। इसमें क्या है, कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। ठीक है, देखेंगे मतलब कविता तो ध्यान से पढ़ी पढ़ाई है, देखेंगे भैया क्या पता लगाना है, लिखेंगे। क वाला है जी कविता में कौन कौन गीत गा रहा है और क्यों। कविता में कौन कौन गीत गा रहा है भैया? मालिनी गीत गा रही हैं, मेढक सुगीत प्यारे गा रहे हैं और किसान गीत गा रहे हैं। ये सब क्यों गीत गा रहे हैं जी? बारिश हो रही है, बारिश के सब मजे ले रहे हैं। मालिनी क्यों गीत गा रही है भैया? ठंडी हवा बह रही है और क्या बारिश हो रही है जिससे उनका मन प्रसन्न हो रहा है। मेंढक क्यों गीत गा रहे हैं जी? मेंढक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि जो बारिश का मौसम है वो मेंढकों का सबसे प्रिय मौसम होता है, तो वे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं गीत गा के। किसान क्यों गीत गा रहे हैं जी? कि वर्षा ऋतु में किसान के खेतों को पानी मिलता है, इससे फसलें अच्छी होती है, तो वो इसलिए आनंदित होकर गीत गा रहे हैं। मतलब बारिश सबके लिए बड़ी आनंदित वाली चीज है ना, मतलब सबको आनंदित कर देती है। क्या आंसर लिख सकते हैं? कविता में मालिनी मेंढक और किसान गीत गा रही हैं। तो मालिनी इसलिए गीत गा रही हैं क्योंकि वर्षा ऋतु आने से बागों में हरियाली छा गई है और ठंडी हवा बह रही है, जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया है। मेंढक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु उनका प्रिय समय होता है, इसलिए वे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं।
किसान इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में किसानों के खेतों का पानी मिलता है, इसलिए जिससे फसलें अच्छी होती हैं, अतः वे आनंदित होकर गीत गा रहे हैं। समझ में आ गया जी? कौन कौन गीत गा रहा है? मेंढक, मालिनी और किसान। क्यों? भैया तीनों को अपना अपना फायदा हो रहा है बारिश के मौसम से, सब आनंदित हैं इस करके वो गीत गा रहे हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। कविता में मालिनी, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं। क्यों भाई? मालिनी इसलिए गीत गा रही है क्योंकि वर्षा ऋतु आने से बागों में हरियाली छा गई है, ठंडी हवा बह रही है जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया है। मेंढक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु उनका प्रिय समय होता है, इसलिए वे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। किसान इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में किसान के खेतों को पानी मिलता है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं, अतः वे आनंदित होकर गीत गा रहे हैं। करेक्ट है। समझ में आ रहा है अच्छे से? समझ आ रहा है तो भाई देखेंगे अपना नेक्स्ट। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया जी। नेक्स्ट क्या है? इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दर्शाए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है, क्या कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए। देखो पहली वाली जो लाइन है वो है बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। इस पे क्या है भैया? इन पंक्तियों में क्या दिखाई दे रहा है कि जो आकाश के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, मतलब बादलों में चमक रही है बिजली और बादल बादल गरज रहे हैं, मतलब जो भी सारी चीजें आसमान में हो रही हैं। पहली लाइन में तो वो है कि बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं, दोनों चीजें आसमान में हो रही है। सेकंड वाली लाइन में है तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। और सेकंड वाली लाइन में है जी जो जमीन पर हो रही है ना, धरती पे हो रही है ये चीजें, बारिश की वजह से बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं, वो तो आसमान में प्रभाव पड़ रहा है बारिश का। और जमीन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि तालाब में जीव जलचर प्रसन्न हो रहे हैं। दोनों पंक्तियों में अलग अलग दृश्य ऐसे हैं, क्या इनमें कोई अंतर है? बताइए। तो पहली पंक्ति में तो भाई बारिश के आने की चेतावनी है ना, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं तो। और दूसरी पंक्ति में भैया बारिश के आने के बाद की प्रसन्नता की लहर मतलब हर जगह छा रही है ना। तो दोनों दृश्यों में संबंध एकदम क्लियर है। पहला दृश्य कारण है, मतलब कि कारण है कि भाई देखो बिजली मतलब बारिश आने वाली है तो इस करके ये सारे संकेत हो रहे हैं। और दूसरी वाली लाइन में क्या है? बारिश आ चुकी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। एक और बादल गरज रहे हैं तो दूसरी ओर जीवन मुस्कुरा रहा है। क्लियर है भाई? कैसे लिख सकते हैं अगर क्लियर है तो? दी गई पंक्तियों में वर्षा ऋतु के दो अलग अलग दृश्यों को दर्शाया गया है जो प्रकृति के दो रूपों को प्रदर्शित करते हैं। प्रथम आकाश में होने वाली गतिविधियों को और दूसरा धरती पर होने वाले उसके प्रभाव को, है ना। पहला तो भाई मतलब आकाश में क्या क्या चल रहा है वो दिखा रहा है, दूसरी लाइन में धरती पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं बारिश के वो दिखा रहा है। प्रथम पंक्ति में वर्षा ऋतु के आने की चेतावनी और ऊर्जा की चर्चा है, तो दूसरी पंक्ति में वर्षा के आने के बाद की प्रसन्नता और जीवन में उल्लास। जीवन क्या है बच्चे? जलचर की खुशी, है ना। इसको दिखाया गया है। दोनों दृश्यों में स्पष्ट संबंध है। पहला दृश्य कारण है, दूसरा दृश्य उसका प्रभाव है। एक ओर बादल गरज रहे हैं तो दूसरी ओर जीवन मुस्कुरा रहा है। क्लियर है ना? कितनी सुंदर लाइन है। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। दी गई पंक्तियों में वर्षा ऋतु के दो अलग अलग दृश्यों को दर्शाया गया है जो प्रकृति के दो रूपों को प्रदर्शित करते हैं। प्रथम आकाश में होने वाली गतिविधियों को, दूसरा धरती पर होने वाले उसके प्रभाव को। प्रथम पंक्ति में वर्षा ऋतु के आने के बाद मतलब आने की चेतावनी और ऊर्जा है, तो दूसरी ओर पंक्ति में वर्षा के आने के बाद की प्रसन्नता और जीवन में उल्लास को दिखाया है, मतलब खुशी को दिखाया है। दोनों दृश्यों में संबंध स्पष्ट है जी। पहला दृश्य कारण है तो दूसरा उसका प्रभाव। एक ओर बादल गरज रहे तो दूसरी ओर
जीवन मुस्कुरा रहा है। क्लियर? अच्छे से समझ आया? आया तो बच्चे देखेंगे अपना ग वाला क्वेश्चन। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। भैया कविता में कौन सी बात मुख्य रूप से कही गई है? वर्षा ऋतु के प्राकृतिक के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाती बल्कि जीवन में न्याय मतलब नयापन और खुशहाली भी लाती। मेन चीज इस पूरी कविता में क्या है कि बच्चे सिर्फ बारिश केवल प्रकृति के लिए ही नहीं है कि मतलब एक नेचुरल चीज है, बारिश एक प्राकृतिक चीज है ना। और ये सिर्फ प्रकृति के लिए ही नहीं है कि पेड़ पौधे मतलब पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है, फसलों के लिए लाभदायक है, नहीं, ये हर किसी जीवन के लिए भी लाभदायक है। जीवन बोले तो जिसमें सांस है ऐसे समझ लो, जीव जंतु इंसान सबके लिए, सबकी एकदम जिंदगी में एक नयापन सा भर आता है बारिश को देखकर, है ना। वो खुशहाली भी लाती है। तो यहाँ मेन बात क्या है कि जो वर्षा ऋतु है केवल प्राकृतिक सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाती है बल्कि जीवन में नयापन और खुशहाली भी लाती है ना। बारिश के आने से क्या होता है? प्रकृति में ताजगी और नयापन ही नहीं आता बल्कि यह सभी जीवन के लिए मतलब सभी जीवों के लिए भी नई ऊर्जा और प्रसन्नता का संचार भी करती है ना। समझ में आया? लिखेंगे कैसे? कविता में मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि वर्षा ऋतु केवल प्रकृति के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाती है बल्कि जीवन में नयापन और खुशहाली भी लाती है। वर्षा के आने से प्रकृति में ताजगी एवं नयापन ही नहीं आता बल्कि यह सभी जीवों के लिए के जीवन में नई ऊर्जा और प्रसन्नता का संचार भी करती है। आया समझ भैया? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्रकृति को फायदा होगा तो इस करके ये बारिश आ रही है, नहीं, एक जीवन को भी तो फायदा होगा, है ना। तो कितना खुशहाली भरा मतलब माहौल बन जाएगा, एक तरोताजगी आ जाएगी, है ना। लिखना है कविता में मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि वर्षा ऋतु केवल प्रकृति के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाती है बल्कि जीवन में नयापन और खुशहाली भी लाती है। वर्षा के आने से प्रकृति में ताजगी एवं नयापन ही नहीं आता बल्कि यह सभी जीवों के लिए जीवन में नई ऊर्जा और प्रसन्नता का संचार भी करती है। क्लियर है? अच्छे से समझ आया? आया तो देखेंगे बच्चे अपना घ वाला क्वेश्चन विच इज खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। मतलब इस लाइन को पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइंड में खिले हुए गुलाब की इमेज आ रही है ना। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सौंदर्यता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। मतलब इस पंक्ति का मतलब केवल यही है कि ये गुलाब की सौंदर्यता बता रहा है, सुंदरता बता रहा है, या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? क्या है भैया? यह केवल गुलाब की मतलब सुंदरता खुशबू को ही नहीं बता रहा, यह प्रकृति के उस हर नवीनकरण को मतलब एक नई चीज को बता रहा है कि यह जीवन में ताजगी प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है ना। गुलाब क्या करता है? गुलाब खिल रहा है, हर जगह अपनी खुशबू मतलब फैला रहा है ना। उसी तरीके से जीवन में जो वर्षा ऋतु है ना एकदम खुशियां प्रेम और सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप को भी समझी जा सकती है ना। तो ये लाइन इस करके भी हो सकती है। क्या आंसर लिख सकते हैं बच्चे? खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब की सुंदर चित्र मस्तिष्क में आता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई और अर्थ भी हो सकता है? बताओ तो भैया। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, यह पंक्ति केवल गुलाब की सुंदरता और खुशबू को व्यक्त करने के लिए नहीं है बल्कि यह प्रकृति के नवीनीकरण जीवन में ताजगी और प्रेम व सौंदर्य के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह पंक्ति जीवन में खुशियां प्रेम और सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में भी समझी जा सकती है। आया समझते? कोई पर फिर पढ़ लेते हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, यह पंक्ति केवल गुलाब की सुंदरता और उसकी खुशबू को व्यक्त करने के लिए नहीं है
बल्कि यह प्रकृति के नवीनीकरण, जीवन में ताजगी और प्रेम व सौंदर्य के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह पंक्ति जीवन में खुशियां, प्रेम और सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में भी समझी जा सकती हैं। क्लियर? अच्छे से समझ आया? आया तो देखेंगे अपना ड वाला, विच इज कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। भैया कविताओं से वो लाइन निकालनी है जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना, तीनों हैं। भैया गीत कौन गा रहा है? मालिनी गा रही है, किसान गा रहे हैं, तो कोई भी एक वो लाइन लिख देंगे। नृत्य कौन कर रहा है? मोर कर रहा है, तो मोर वाली लाइन लिख देंगे। सुगंध कौन फैला रहा है? गुलाब फैला रहा है, तो गुलाब की लाइन लिख देंगे। ठीक है। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। भैया वर्षा की बहार की वजह से ही तो सब गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गुलाब अपनी सुगंध फैला रहा है ना। तो देखो जो ये सारी जो पंक्तियां हैं, जो गीत गाना, नृत्य करना, सुगंध फैलाने वाली हैं, वो हैं बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब, है ना। तो ये हो सकती है, या मेंढक वाली लिख सकते हो, किसान वाली भी यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। सेकंड लाइन हो सकती है, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। और मतलब खुशबू वाली लाइन हो सकती है जी कि खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तीनों लाइनें समझ में आ गई। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तीनों लाइन हो गई। ठीक है। कविता की ये सकारात्मक गतिविधियां हमें यह बताती हैं कि वर्षा बहार न केवल प्रकृति के सौंदर्य को कहांगे, सौंदर्य को सुंदर बनाती, बल्कि यह जीवन में खुशी, ऊर्जा और ताजगी का एहसास भी कराती है। ठीक है। ठीक है जी। तो अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि इसका यह वर्षा बहारी शीर्षक क्यों रखा गया है? बताइए जी कि इसका शीर्षक वर्षा बहार ही क्यों रखा गया है? इसका रीजन हो सकता है, कविता का शीर्षक वर्षा बहार इसलिए रखा गया है क्योंकि यह वर्षा के मौसम में आई खुशहाली और आनंद को प्रतिबिंबित करता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और जीवों की प्रसन्नता का प्रतीक है। क्लियर है? कविता का शीर्षक वर्षा बहार इसलिए रखा गया है क्योंकि यह वर्षा के मौसम में आई खुशहाली और आनंद को प्रतिबिंबित करता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और जीवों की प्रसन्नता का प्रतीक है। क्लियर? एक बार पूरा उत्तर देख लें। कविता की सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख करने वाली पंक्तियां हैं, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। सेकंड है, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। और थर्ड है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। ये तीनों तो सकारात्मक लाइन है। ठीक है। कविता की ये सकारात्मक गतिविधियां हमें यह बताती हैं कि वर्षा बहार न केवल प्रकृति को सुंदर बनाती है, बल्कि यह जीवन में खुशी, ऊर्जा और ताजगी का एहसास भी कराती है। क्लियर? और भैया कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है? तो कविता का शीर्षक वर्षा बहार इसलिए रखा गया है क्योंकि यह वर्षा के मौसम में आई खुशहाली और आनंद को प्रतिबिंबित करता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और जीवों की प्रसन्नता का प्रतीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गए? इनमें कोई डाउट है? डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन किस लिए बना है? कमेंट स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सीख सकते हैं बच्चे अनुमान और कल्पना से। इसमें क्या है भैया, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए, कर लेंगे। फर्स्ट है का वाला, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इसके ऊपर वर्षा के ऊपर है ना। तो
सारे जगत की शोभा, सारे संसार की शोभा इस वर्षा बहार पर निर्भर होती है। कविता में ऐसा कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा देखो, अभी तक हमने कविता में देखा कि बारिश होने से मतलब जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पशु पक्षियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखा कि सब लोग बड़े आनंदित हैं, सब लोग मतलब बारिश में बड़े खुश हैं। ठीक है, अब अगर इनके बारिश का अभाव हो जाए, बारिश की कमी हो जाए, तो बच्चे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब बताना है फिर वो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, बताइए। देखो, बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। बारिश नहीं होगी तो मनुष्य को जल, कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और पशु पक्षी और वनस्पतियों का जीवन भी दूभर हो जाएगा। वर्षा के बिना जीवन की कल्पना ही कठिन है भाई। इसीलिए वर्षा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई, इसलिए बारिश होना तो बहुत जरूरी है। क्लियर? आंसर कैसे लिख सकते हैं जी? सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। पंक्ति में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। यह पंक्ति वर्षा के महत्व को दर्शाती है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वर्षा नहीं होगी तो मनुष्य को जल, कृषि और स्वास्थ्य में किस से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पशु पक्षियों और वनस्पतियों का जीवन भी दूभर हो जाएगा। वर्षा के बिना तो जीवन की कल्पना ही कठिन है, अतः वर्षा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया भैया कि बिना बारिश के कुछ भी नहीं है। सोचो, बारिश क्या है? एक जल है, जल के बिना जीवन संभव है? नहीं है, है ना। एक बार रीड कर लेंगे। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। पंक्ति में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। यह पंक्ति वर्षा के महत्व को दर्शाती है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वर्षा नहीं होगी तो मनुष्यों को जल, कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पशु पक्षियों और वनस्पतियों का जीवन भी दूभर हो जाएगा। वर्षा के बिना जीवन की कल्पना ही कठिन है, अतः वर्षा होना बच्चे अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लियर? एनी डाउट? आई होप नहीं होगा, है तो फिर कमेंट सेक्शन किस लिए बना है, कमेंट्स कर दीजिएगा। चलो, ख वाला है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं, दोनों भैया नेचुरल हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? भाई बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं, इसका लोगों के जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ सकता है? आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव के बारे में सोच सकते हैं। देखो भैया, अच्छे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और मतलब बिजली चमकना और बादल गरजने का बुरा प्रभाव क्या पड़ सकता है, बताइए। देखो, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ सकते हैं। जब ये घटनाएं वर्षा ऋतु का संकेत देती हैं तो ये प्राकृतिक जीवन के लिए जीवनदायी होती हैं, तो ये सकारात्मक प्रभाव हो गया, है ना। दूसरी ओर ये घटनाएं भय, चिंता और प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन सकती है। भाई कहीं पता है बादल गरज रहे, बादल फट गए, कहीं सुना है ना बिजली चमक रही, कहीं बिजली गिर गई, तो एक एक आपदा का भी कारण बन सकती है। और ये सकारात्मक इसलिए क्योंकि ये बता रही है भाई कि वर्षा लहर स्टार्ट होने वाली है ना। तो बिजली का चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसके कारण मानव जीवन और प्राकृतिक संतुलन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ सकते हैं। जब ये घटनाएं वर्षा ऋतु का संकेत देती हैं तो ये प्राकृतिक जीवन के लिए जीवनदायी होती हैं। दूसरी ओर ये घटनाएं भय, चिंता और प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन सकती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से ये घटनाएं प्राकृतिक ताजगी और वृद्धि का संकेत हैं, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण से क्या है भैया, ये आपत्ति और संकट का कारण भी बन सकती हैं, है ना। दोनों चीज है इसमें, ठीक है।
वापस रीड कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे। बिजली का चमकना, बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसके कारण मानव जीवन और प्राकृतिक संतुलन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, जब ये घटनाएं वर्षा ऋतु का संकेत देती हैं तो ये प्राकृतिक जीवन के लिए जीवनदायी नहीं होती हैं। दूसरी ओर ये घटनाएं भय, चिंता और प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन सकती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से ये घटनाएं प्राकृतिक ताजगी और वृद्धि का संकेत है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण से ये आपत्ति और संकट का कारण भी बन सकती हैं। क्लियर। और बाकी बच्चे, अगर आपको कुछ ओन समझ में आ रहा है तो प्लीज आप ओन मतलब अपना खुद से बनाकर भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है जी। चलो ग वाला देखेंगे। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। भाई बारिश आने पे सारे जो मोर हैं क्या कर रहे हैं, वनों में नृत्य कर रहे हैं। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। भाई बताओ कि बारिश आने पर ये पक्षी और जीव कैसे खुश हैं, वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे। मोर खुश है तो नाच रहा है, मेंढक खुश है तो टर्टर कर रहा है, पपीहे खुश हैं तो वो खुशी के मारे इधर उधर उड़ रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से अपना क्या कर रहे हैं, अपने जो खुशी है उसको व्यक्त कर रहे हैं, है ना। तो करते हैं नृत्य सारे, कहाँ गया, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। यह प्रकृति भैया, यह पंक्ति कविता में प्राकृतिक जीवन और प्रसन्नता को दर्शाती है, जो वर्षा के आने पर उत्पन्न होती है। वर्षा आने पर मोर, पपीहे जैसे पक्षी खुश होकर नृत्य करते हैं और तथा गाते हैं, है ना। मोर विशेष रूप से वर्षा के मौसम में अपने पंख फैलाकर नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। देखे हो ना, बारिश के मौसम में मोर नाचते हुए, वही चीज। पपीहा, बुलबुल और अन्य छोटे पक्षी, मतलब पपीहा, बुलबुल और अन्य छोटे पक्षी भी, कहाँ गया, पपीहा, बुलबुल और अन्य छोटे पक्षी अपनी खुशी को अपनी मीठी आवाज से व्यक्त करते हैं। मेंढक वर्षा की बूंद गिरने पर सुरीले गीत गाने लगते हैं। हंस पानी में पंक्ति बनाकर चलते हुए बड़े सुंदर लगते हैं, वे वर्षा आने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार सभी पक्षियों और जीवों की खुशी को नृत्य गीत उनके उत्साह और उमंग के रूप में व्यक्त किया गया है। क्लियर है। एनी डाउट, अच्छे से समझ आ रहा है जी। वापस देखेंगे। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। यह पंक्ति कविता में प्राकृतिक जीवन और प्रसन्नता को दर्शाती है, जो वर्षा के आने पर उत्पन्न होती है। वर्षा आने पर मोर, पपीहा जैसे पक्षी खुश होकर नृत्य करते हैं तथा गाते हैं। मोर विशेष रूप से वर्षा के मौसम में अपने पंख फैलाकर नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो पपीहा, बुलबुल और अन्य छोटे पक्षी अपनी खुशी को अपनी मीठी आवाज से व्यक्त करते हैं। ठीक है। वर्षा की बूंद गिरने पर सुरीले गीत गाने लगते हैं। हंस पंक्ति में क्या हो रहा है, हंस पानी में पंक्ति बनाकर चलते हुए बड़े सुंदर लगते हैं। वे वर्षा आने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार सभी पक्षियों और जीवों की खुशी को नृत्य गीत उनके उत्साह और उमंग के रूप में व्यक्त किया गया है। क्लियर है, समझ में आया जी। सर एंड मैडम अच्छे से समझ आ गया। चलो अच्छे से समझ आ गया तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आपकी रचनाएं। भैया अपनी रचनाएं देखेंगे। क वाला है, कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं, है ना, और मेंढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चर्चित कीजिए। भैया अपने शब्दों में लिखो कि मोर नृत्य कर रहे हैं और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, हाँ जी, मेंढक सुगीत गा रहे हैं। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, खुद कर सकते हैं, खुद कर लेंगे। ख वाला है, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार करो। भाई एक कहानी बताओ जो कोई पुरानी कथा या लोक कथा से रिलेट करती हो, लेकिन उसमें बारिश के बारे में कुछ हो। तो बारिश से रिलेटेड
कोई प्राचीन कथा या लोक कथा को एक कहानी तैयार करो, ऐसे कुछ जोड़कर खुद करेंगे। ग वाला है, इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों? भाई देखो, बारिश की बहार आ रही है तो कोई ऐसा चित्र बनाना है, बारिश आते हुए दिखानी है, थोड़े झरने बहते हुए दिखा दो, थोड़े बच्चों को नाचते हुए दिखा दो, हंसों को लाइन में चलते हुए दिखा दो, या फिर मोर नाचता हुआ दिखा दो बारिश की वजह से। बहुत सारी चीजें आप यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शब्द से जुड़े शब्द। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो भैया अपने समूह में चर्चा करेंगे और वर्षा से रिलेटेड देखो एक एग्जाम्पल है उत्साह, और कविता में ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं, जैसे झमाझम है ना, जलधारा, जो वर्षा से रिलेट करते हो आप कविता में है या नहीं है, आप वो सारे शब्द यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मेघ गर्जन, उल्लास, बिजली, बहार, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे झमाझम, उत्साह तो है ही, जलधारा, मेघ गर्जन, उल्लास, बिजली या बहार। करेक्ट जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता की रचना। इसमें क्या है, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। यहाँ पर बच्चा वर्षा बहार क्या हो रहा है, अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है, बहार वसंत का दूसरा नाम है ना, और यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है जिसे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही तो हैं, कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जैसे वर्षा बहार में की कविता में क्या क्या विशेषताएं बताइए जी। तो देखो आंसर में लिख सकते हैं, वर्षा बहार कविता की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे नंबर 1, इस कविता में वर्षा के मौसम की सौंदर्य सुंदरता और वर्षा की सकारात्मक प्रभावों का चित्रण किया गया है। सेकेंड, कविता में जीवों, पक्षियों और पौधों की खुशी व उल्लास का वर्णन किया गया है। थर्ड, प्राकृतिक सौंदर्य जैसे बूंदों का गिरना, बादलों की गड़गड़ाहट और जंगल की ताजगी का वर्णन किया गया है। फोर्थ, प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को व्यक्त किया गया है। फिफ्थ, नृत्य और संगीत को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सिक्स, कविता यह सिखाती है कि बदलाव का स्वागत खुशी, उल्लास और उत्सव के रूप में किया करना चाहिए। करेक्ट है, रीड करें। वर्षा बहार कविता की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कविता में वर्षा के मौसम की सुंदरता और वर्षा के सकारात्मक प्रभाव का चित्रण बच्चे किया गया है। सेकेंड, कविता में जीवों, पक्षियों और पौधों की खुशी व उल्लास का वर्णन किया गया है। नंबर थर्ड, प्राकृतिक सौंदर्य जैसे बूंदों का गिरना, बादलों की गड़गड़ाहट और जंगल की ताजगी का वर्णन किया गया है। नंबर फोर्थ, प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को व्यक्त किया गया है। नंबर फिफ्थ, नृत्य और संगीत को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। एंड नंबर सिक्स, कविता यह सिखाती है कि बदलाव का स्वागत खुशी, उल्लास और उत्सव के रूप में करना चाहिए। करेक्ट, समझ आया? आया तो बच्चे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बच्चे कविता का सौंदर्य। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या है जी। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए, जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। देखो नीचे आपको कविता से पंक्तियां दे दी गई हैं और उन पंक्तियों से कुछ शब्द हटा दिए हैं
और उनकी जगह ऑप्शन में हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट शब्द हैं बच्चे, है ना। देखना है भैया कौन से शब्द इस पंक्ति में सूट हो रहे हैं उनको लगा देने हैं, ठीक है। जैसे बहार सबके मन को लुभा रही है। एक्चुअली यहाँ पे क्या था, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। तो यहाँ से वर्षा हटा दिया बच्चे, हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, बारिश, बरसात, बरखा या वृष्टि। देखो बरखा ज्यादा मैच हो रहा है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं बरखा बहार सबके मन को लुभा रही है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है डैश में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। अब एक्चुअली में पंक्ति में शब्द था नभ, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। अब नभ, नभ की जगह बच्चे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो नभ के चारों पर्यायवाची हैं, जो शब्द मिसिंग है उसी के पर्यायवाची हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आकाश, गगन, अंबर या व्योम। अंबर लिखा है, अंबर में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। अंबर ज्यादा सूट हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बिजली चमक रही है डैश गरज रहे हैं। तो यहाँ बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। ये लाइन कंप्लीट थी। तो बादल की जगह भी यहाँ क्या नोट डाउन कर सकते हैं आप, यहाँ मेघ, जलधर, घन या जलद। बादल की जगह लिख सकते हैं, देखो जलद लिख दो, जलद गरज रही है, या मेघ लिख दो आप, यहाँ चॉइस है आपकी, यहाँ है ना। चलो बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं, मेघ लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डैश बरस रहा है, झरने भी यह बहे हैं। तो यहाँ था बच्चे पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, जल बरस रहा है, नीर बरस रहा है, सलिल बरस रहा है या तोय। तो नीर ठीक रहेगा। तो नीर बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। क्लियर, ये हो सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले, देखो फर्स्ट वाले में आप लिख सकते हो बरखा बहार सबके मन को लुभा रही है। सेकंड में हो सकता है अंबर में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। थर्ड में हो सकता है बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं, है ना जी। एंड फोर्थ में हो सकता है जी डैश बरस रहा है, मतलब नीर बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। क्लियर है, ये हो सकता है, ठीक है। खवाला देख लें इसमें, अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहे हैं और क्यों। भाई हो सकता है कि आपके साथियों को कुछ और ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन पसंद आ रहे हो। तो बच्चे चेक करना, मतलब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना है कि उनको कौन से इनमें से शब्द बेस्ट लगे, मतलब जो भी सूट हो रहे हैं यहाँ पे उनको उनसे पूछना और उनका रीजन क्या है वो भी जानना है। करेक्ट। चलो सेकंड मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विशेषण। विशेषण में भैया क्या है, बाघों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। भैया इसका मतलब क्या है, नीचे दिया गया है इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण है। बच्चे देखो विशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे राम सुंदर है, तो राम की क्या विशेषता है कि वह सुंदर है, तो सुंदर शब्द हमारा क्या है, विशेषण। और हमने जिसकी विशेषता बताई ना उस शब्द को हम कहते हैं विशेष्य। ठीक है, देखो जैसे इस पंक्ति में सुंदर गीत शब्द के मतलब सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है कि गीत सुंदर है, सुंदर विशेषण। और जो शब्द की विशेषता बताई जा रही है ना उसे हम कहते हैं विशेष्य। क्लियर, गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यह विशेष शब्द है। विशेष क्या है, गीत। गीत की क्या विशेषता है कि गीत सुंदर है। क्लियर, ठीक है। नीचे दी गई पंक्तियों में से क्या करना है, नीचे दी गई पंक्तियों में से विशेषण और विशेष शब्दों की पहचान करके लिखिए जी। लिखेंगे जैसे फर्स्ट है नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। अब यहाँ देखो किसकी बात हो रही है, छटा की बात हो रही है। और छटा कैसी है,
अनूठी है ना। तो छटा हो गई विशेष्य, अनूठी मतलब छटा की विशेषता क्या है कि वह अनूठी है, तो वो हो गया उसका विशेषण। सेकंड है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। तो यहाँ कतार की बात हो रही है, कतार कैसी है बच्चे, सुंदर है ना। तो हम यहाँ क्या मतलब हमारी विशेष्य क्या है, कतार, और कतार कैसी है, सुंदर, तो सुंदर आ जाएगा विशेषण में। क्लियर। चलो थर्ड है, मेढक लुभा रही हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो भैया यहाँ गीत की बात हो रही है, सुगीत की बात हो रही है, तो वो कैसे हैं बच्चे, प्यारे गीत हैं। तो सुगीत हो गया हमारा विशेष्य, प्यारे हो गया हमारा विशेषण। क्लियर। फोर्थ है, चलती हवा है ठंडी हिलती है डालियां सब। तो भैया देखो कैसी हवा चल रही है, ठंडी, तो ठंडी हो गया विशेषण, और उस किसके बारे में बता रहे हैं, हवा के बारे में। हवा कैसी है भैया, ठंडी। क्लियर है, समझ आ गया। समझ आ गया तो देखेंगे फिर नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव बच्चे सी का ख पार्ट है। नीचे दिए गए विशेषों के लिए अपने मन से विशेषण सोच के लिखो। यहाँ कुछ विशेष्य दे दिए गए, इनकी कुछ विशेषता बतानी है, इनका कुछ विशेषण लिखना है। जैसे वर्षा, वर्षा कैसी हो सकती है, बारिश कैसी हो सकती है, मूसलाधार हो सकती है, तेज हो सकती है, हल्की हो सकती है ना। कैसे भी लिख सकते हो, इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो वर्षा के बारे में, तो लिख दो मूसलाधार और हल्की। पानी, पानी के लिए आप कुछ भी लिख दो, दूषित है, गंदा है, खराब है, ठंडा है, गर्म है, स्वच्छ है, शीतल है, कुछ भी लिख सकते हो। पानी के लिए लिख दो आप भैया कि स्वच्छ और शीतल है ना। बादल के लिए बच्चे आप क्या लिख सकते हो, बादल देखो, जैसे बादल के लिए आप लिख सकते हो, बादल घने हैं, काले हैं, सफेद हैं, है ना। कैसे भी आप बादल के लिए कुछ विशेषता लिख सकते हो, तो लिख दो भैया बादल घने और काले हैं। फोर्थ है हमारे पास डालियां। तो डालियां बच्चे कैसी हैं, मजबूत हैं, हल्की हैं, कमजोर हैं, हरी हैं, कुछ भी लिख दो। तो बच्चे डालियां हैं हमारे पास मजबूत और हरी। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सुगंधित, नहीं सॉरी गुलाब। अब गुलाब के बारे में बच्चे आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो कि गुलाब हमारा देखो सुगंधित है, लाल है, गुलाबी है, पीला है। गुलाब तो हर एक तरीके के होते हैं ना, तो भैया आप यहाँ गुलाब के बारे में कुछ भी लिख सकते हो कि गुलाब हमारा ऐसा है। इनकी विशेषता लिखनी है जस्ट बस। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेंगे बच्चे। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऋतु और शब्द। ठीक है। फिरते लखों पपी है ग्रीष्म ताप होते। इसमें जी क्या है देखो, इसमें है हमारे पास ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा होता है। ताप मतलब गर्मी, तो ग्रीष्म ऋतु में आती है ना। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। जैसे देखो बच्चे, धूप, सबसे पहले धूप लिखा हुआ है। धूप हमारा किस में आपको सबसे अच्छी लगती है, एकदम शिविर ऋतु में। अच्छा ऋतु कौन कौन सी होती है, वसंत ऋतु जो मार्च अप्रैल में दिखाई देती है ना। मतलब मार्च अप्रैल में वो वसंत पंचमी नहीं आती है, मतलब जहाँ जब सरस्वती माता जी का बर्थडे होता है ना, उसको वसंत ऋतु कहते हैं, जब भैया हमारी सरसों वगैरह कटती है तब। ग्रीष्म ऋतु एकदम भयंकर गर्मी मई जून में। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त के मौसम में आती है। फिर शरद ऋतु होती है सितंबर अक्टूबर में, आती है नवंबर दिसंबर में जी हेमंत ऋतु, मतलब थोड़ी ठंडी टाइप बस। शिशिर ऋतु एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है हमारे जनवरी फरवरी में। तो भैया इनसे देख लेंगे कि हमारे पास 6 ऋतु में ये सारे शब्द कहाँ मैच हो रहे हैं। जैसे धूप, धूप भैया शिशिर ऋतु में आती है ढंग से। ताप, गर्मी इसमें आती है ग्रीष्म ऋतु में, है ना। आंधी, आंधी कब आती है भैया, बारिश के मौसम में, तो वर्षा ऋतु में, है ना। आप नहीं, वर्षा ऋतु में नहीं, ये ग्रीष्म ऋतु में आती है मई जून के महीने में। तो आप ऐसे छाट छाट के लिख लीजिएगा। देखो मैं जैसे एग्जैक्ट बता रही हूँ। बसंत ऋतु में आपके इनमें से ऑप्शन आ जाएंगे हरियाली, ब्यार और बहार। चेक कर लीजिएगा इस बॉक्स में, ब्लू वाले बॉक्स में। नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में आ सकता है आपके जेठ, लू, तपन, आधी
आंधी सॉरी और ताप, ठीक है, मई जून के महीने में। वर्षा ऋतु में आपके आ सकते हैं रिमझिम, झड़ी, क्या बोलते हैं, शीतलता, सावन, वृष्टि, बादल फटना, सारे आपके वर्षा ऋतु में आ सकते हैं। हेमंत ऋतु में आ सकते हैं धुंध और ठंडक। एंड शिशिर ऋतु में आ सकते हैं बच्चे आपके ओस, कोहरा, कड़ाके की ठंड, धूप, ठिठुरना, हिमपात, पाला और जाड़ा। क्लियर। चलो, जैसे बसंत ऋतु में हरियाली, बयार और बहार। ग्रीष्म ऋतु में जी जेठ, लू, तपन, आंधी और ताप। वर्षा ऋतु में रिमझिम, झड़ी, शीतलता, सावन, वृष्टि, बादल फटना। शरद ऋतु में उमस। हेमंत ऋतु में धुंध और ठंडक। शिशिर ऋतु में बच्चे ओस और कोहरा, कड़ाके की ठंड, धूप, ठिठुरना, हिमपात, पाला और जाड़ा। क्लियर। समझ में आ गया अच्छे से समझ में आ गया तो भैया फिर किस बात की देरी, नेक्स्ट देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बात, अपनी बात करेंगे। वर्षा के समय, मतलब पार्ट से आगे में आपकी बात है, इसमें कब वाला क्वेश्चन है। वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं भैया। वर्षा के समय हमारे क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं, जैसे कि वर्षा के कारण गर्मी का असर कम हो जाता है और मौसम में ठंडक आ जाती है। पेड़ पौधे हरे भरे और ताजे हो जाते हैं। थर्ड है नदियां, झील, तालाबों आदि जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। और फोर्थ है कीड़े मकोड़े और मच्छर अधिक सक्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं, है नी। तो ये चार ऑप्शन तो मेरे पास है, ये चार पॉइंट्स तो मेरे पास हैं। अगर आपको इनमें कोई कम या ज्यादा करना है तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। चलो, ख है बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव को बताइए, किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। भैया आपको बताना है कि स्कूल आते जाते वक्त आपको कैसा अनुभव होता है, जब बारिश आती है तो स्कूल जाने में कोई परेशानी होती है, नहीं होती, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी घटना बताओ आपके साथ जो बारिश के टाइम पे घटित हुई हो, खुद करेंगे। ग वाला है वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते हैं। भैया बताओ, बारिश के टाइम में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है ना। नाव बनाना, नाव चलाना, बारिश में भीगना, है ना। और क्या क्या नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें जो बारिश के टाइम में आप नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते, है ना, स्कूल जाने में बड़ा परेशानी रहती है, बहुत सारी चीजें जो आप बारिश के टाइम में नहीं कर पाते, खुद करेंगे। घ है बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, बताइए जी। बारिश के मौसम में हमारे आसपास में जैसे कुत्ता हो गया, बंदर हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं, है ना। अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, छोटी मोटी ऐसी जगह ढूंढते हैं, घर के ऐसे कोने कोपचे से ढूंढते हैं, मतलब बाहर गेट के आसपास, कि जहां वो थोड़ा सा मतलब पानी से, बारिश से बच जाए। तो क्या कौन कौन सी समस्या आती है, बाहर से उनको खाने को नहीं जा पाते, है ना, कुछ भी खाना नहीं मिलता उनको, बारिश आ रही एक जगह बैठे रहेंगे, खाना ढूंढने के लिए नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, खुद से करेंगे इसको आप, ठीक है। ड है बच्चे, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए, उसमें अपने घर और आसपास से जुड़ी हुई बातें सम्मिलित कीजिए। बच्चे, भैया वर्षा ऋतु के आधार पर आपको खुद से एक कविता बनानी है और उसे अपने घर और आसपास से जुड़ी बातें सम्मिलित कीजिए, उसमें कुछ बातें इंक्लूड कर दो अपने घर से रिलेटेड, आसपास से रिलेटेड, खुद से एक कविता बनाइए, खुद कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब एक इंटरव्यूअर बोलते हैं जिसे, जो इंटरव्यू लेता है ना, उसको हम बोलते हैं जी साक्षात्कार, ठीक है। क्या है इसमें, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर, ठीक है, ये लाइन है। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं, आपके विद्यालय की कोई मैगजीन है, उसके आप पत्रकार हैं, मतलब इंटरव्यू लेने वाले हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है।
आप एक किसान का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि वर्षा के आने पर बड़ा खुश है, अपने खेतों में गीत गा रहा है। इसका क वाला देखेंगे। अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। भैया अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके, ग्रुप डिस्कशन करके लिखना है कि आप, अगर आप इंटरव्यूअर हैं और आपको किसान से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? जैसे आपका क्या नाम है? आप क्या काम करते हो? अच्छा, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आप खुद से करेंगे इसको। ख वाला है, अपने समूह के साथ मिलकर साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। आपके समूह का कोई सदस्य किसान की भूमिका निभा सकता है, अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं। भैया देखो, एक आपको यहाँ पे एक ड्रामा प्ले करना है ना? अब एक ड्रामा प्ले करेंगे, इसमें इसमें क्या है जी, एक कोई बन जाएगा, आपके कोई भी फ्रेंड बन जाएगा किसान, आपका एक कोई फ्रेंड बन जाएगा जी 1, 2, 3 जितना भी आपको ठीक लगे इंटरव्यूअर, और भैया उस किसान से फिर इंटरव्यू लो। ठीक है, खुद से हो जाएगा? हो जाएगा तो नेक्स्ट देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव बच्चे वर्षा के दृश्य, जिसमें क है, वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया। जैसे आकाश में इंद्रधनुष, इस कविता में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो बारिश में होती है वो इस कविता में इंक्लूड नहीं है, मेंशन नहीं है? जैसे इंद्रधनुष, इसके बारे में कुछ है क्या? इस कविता में नहीं है। और क्या चीज है जो इस कविता में नहीं है? वर्षा के दृश्य जिनका उल्लेख कविता में नहीं किया गया वे हैं आकाश में इंद्रधनुष का दिखाई देना, बादलों का रंग बदलना, जैसे काले काले धुंधले, कभी सफेद बादल आदि, नदी तालाब खेत आदि के पानी से भर जाना। ये सारी चीजें नहीं बताई गई है ना कविता में, नोट डाउन कर लेंगे। ख है, वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है, या दोनों एक साथ दिखाई सुनाई देते हैं? क्यों और पता कीजिए। बच्चे, जब बारिश का टाइम होता है तो पहले बिजली कड़कती है कि बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है? क्या होता है? या दोनों एक साथ ही दिखाई देने की, जब कड़क रही है जब भी सुनाई दे रही है? बताइए जी भैया, इसका लॉजिक क्या है? देखो, एक्चुअली होता क्या है कि वर्षा के समय आकाश में पहले बिजली दिखाई देती है, फिर उसके कड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। मतलब बिजली कड़कना और एकदम उसकी आवाज होना दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन दिखाई हमें पहले बिजली दे जाती है, उसके कुछ सेकंड बाद बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्यों? लेकिन हमें अलग अलग समय पर दिखाई सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि बिजली की चमक का प्रकाश, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, यह गति इतनी तेज होती है कि हमारी आंखों तक लगभग तुरंत पहुंच जाती है ना? बिजली की गड़गड़ाहट ध्वनि होती है जिसकी गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह प्रकाश की तुलना में बहुत धीमी है। ठीक है, और क्या, इसलिए हमें बिजली पहले दिखाई देती है, कुछ सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है। क्लियर? इजीली समझ आ गया? चलो, ग वाला है, आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दिए? भैया पेड़ पौधे देखते हो बारिश से पहले और बारिश के बाद? बारिश से पहले थोड़ी बहुत अगर उन पर धूल मिट्टी हो रही होती है तो बारिश के पानी के बाद धुल जाते हैं। बारिश से पहले उनमें कुछ कीड़े वीड़े होते हैं, बारिश आने के बाद तो थोड़ी देर के लिए साफ हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसको खुद से करेंगे। ठीक है, घ है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए देखा है? भैया बताओ, जैसे लाइन में कौन कौन चलता है? जैसे चींटियों को देखा है, जब बारिश आने वाली होती है और अपना अंडा लेके जा रही होती है एक लाइन बना के, है ना? गाड़ियों को लाइन से चलते देखा है, बच्चों को लाइन से स्कूल में ना लाइन बना के चल रहे होते हैं ना असेंबली वगैरह में आदि। ठीक है, खुद से करेंगे कि आपने किस किस को ऐसे लाइन में चलते देखा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव वर्षा में ध्वनिया। क वाला है, कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं।
इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। बच्चे कविता में बहुत सारी ध्वनियों के बारे में है ना, जैसे मेंढक के टर्टर, पपीहों की आवाज, किसानों के गीत, मालिनों के गीत, तो उनको अपनी आवाज में कक्षा में गाना है, सुनाना है। ख वाला देखेंगे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेंढकों की टर्टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार से बेसुरी ध्वनियां भी कब कब अच्छी लगती है? हमारा जब मूड अच्छा होता है, जब मतलब मौसम अच्छा होता है, बेसुरी ध्वनियां भी तो अच्छी लगती है ना। खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव बच्चे सृजन। सृजन में है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता के इन दृश्यों को हम नीचे दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं, जैसे हवा हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और मेंढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और एक आम के पेड़ पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब नीचे दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन करो। बच्चे आपको एक अनुच्छेद बनाना है अब, ठीक है। ये सारे आपके टॉपिक हो सकते हैं, जैसे बारिश के बाद उपवन में सैर, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों के बाद मिलना, सर्दियों का पहला हिमपात, कोई उत्सव, मित्रों संग खेलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना, समुद्र के किनारे शांत सवेरा या शाम। आपको इनमें से एक एक अनुच्छेद बनाना है, मतलब एक एक पैराग्राफ लिखना है, ऐसे समझ लो, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्षा से जुड़े गीत। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। फर्स्ट है, हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत और लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं। भैया हमारे देश में बारिश से जुड़े गीत होते हैं ना, लिखने हैं आपको वो, ठीक है। किसी की भी हेल्प ले सकते हैं आप। सेकंड है, सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी तैयार कीजिए। भैया एक पुस्तिका बनानी है, नोटबुक बनानी है, जहाँ पे बारिश मतलब सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके, मतलब ग्रुप की एक नोटबुक बनानी है जहाँ पे सारे गीत लिखे हुए हों, ठीक है। नाउ बच्चे फाइनली वी हैव अ लास्ट टॉपिक। इसके बाद झरोके से में ऐसा कुछ है नहीं, देख लेंगे, बट एनीवेज चलो पहले झरोके से नहीं, पहले आज की पहेली देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आज की पहेली। आपने वर्षा ऋतु से जुड़ी एक कविता पढ़ी है। अब भारत की विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए और इन्हें बूझिए। जैसे कि बच्चे देखिए, हवा में ठंडक भरती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसलें खेतों में आए, बूझो कौन सा मौसम आए। बच्चे कौन से मौसम में आती है नई फसलें, बताइए। हेमंत ऋतु में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है, जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस झलके, समय कौन सा ये झलके। इसमें बच्चे कौन सा है भैया जब सूरज से सब परेशान हो जाते? ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट है भैया, फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो कौन ऋतु ये क्या कहलाए। कौन सी ऋतु है? वसंत ऋतु नहीं, हेमंत ऋतु। वसंत ऋतु में तो ठंडी हवा वगैरह बढ़ती है और नई फसलें आती हैं। पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हर से, नदियां नाली भर हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। वर्षा ऋतु। क्लियर। नेक्स्ट है, पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करे खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये साथ? पतझड़ ऋतु, है ना। बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धूप की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात? शिशिर ऋतु।
है ना जी। बच्चे ये सारी हैं हमारे पास आज की पहेलियां। नेक्स्ट देखेंगे झरोके से। आपने जो कविता इस पाठ में पढ़ी है उससे लिखा है मुकुटधर पांडे ने। आइए अब पढ़ते हैं इन्हीं की लिखी एक अन्य कविता ग्रीष्म का अंश। पढ़ लेंगे तो बीते दिवस ग्रीष्म की कविता है, बस इसको पढ़ना है। बीते दिवस बसंत के, लगा जेठ का मास, विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों का त्रास। अपनी आपत से लगी जलने सबकी हाल, सभी हाल। जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल। रवि मयुग के ताप से झुलस गए वन बाग, सूखे सरिता सर तथा नाले कूड़ तड़ाग। लगी आग पुरग्राम में, चिंता बढ़ी अपार, नर नारी व्याकुल बसे, भय सदैव उर्धार। बच्चे ये और कविता है जो मुकुटधर पांडे जी ने लिखी है। बस आफ्टर देन चैप्टर हमारा हो गया क्लोज, खत्म। ठीक है, चैप्टर के एक्सरसाइज में तो बस बच्चे इतना ही था। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। आपके जिन फ्रेंड्स को ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको आप सबसे पहले करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।